हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर। कल के हमारे टॉपिक में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक कर लिया था एंड उसमें आने वाले सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज के हमारे टॉपिक में बेसिकली हम लोग आगे प्रोसीड करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके न्यूमेरिकल इस चैप्टर में काफी ज्यादा फेमस चीज है। क्लियर। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। बिफोर दैट कि हम इस बात पे प्रोसीड करें कि ये कैसे निकलेगा, पहले हमें ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल होता क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे चलता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम बेसिकली कल का हाफ रिएक्शन बनाते हैं। अगर आपको याद हो, ये एनोड साइड था, यहां पे था जिंक। फाइन। और जिंक क्या हो रहा था, डिप्लीट हो रहा था। मानते ये बात, यहां पे जो सोल्यूशन में क्या जा रहे थे, जिंक +2 जा रहे थे। ये ओवरऑल हमारे पास सोल्यूशन था एंड यहां पे क्या बच रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत हो क्या रहा था, ऑक्सीडेशन। कैसे, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक किस में चेंज हो रहा था, +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यहां से होते हुए इधर ट्रैवल कर रहे थे, यही हो रहा था। कोई दिक्कत। पर अगर आप सिर्फ इतने सिस्टम को देखें तो अल्टीमेटली पूरा इलेक्ट्रोड क्या है, अगर आप इतने सिस्टम को देखें, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन। एंड इसके आजू बाजू इसको किसने घेरा हुआ है, सॉल्यूशन में से जिंक +2 आयन ने। क्या आप मानते हो ये बात, इलेक्ट्रोड के खुद के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, एंड आजू बाजू सोल्यूशन में इसने किसने घेरा हुआ है, जिंक +2 के आयंस ने घेरा हुआ है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है किसके बीच में, मेटल के इलेक्ट्रोड और जो सोल्यूशन में उसके पड़े हुए आयंस हैं, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड, देखो एक तो जो मेटल इलेक्ट्रोड खुद है वो, एंड द आयंस, या द आयंस की बजाय इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। इसी के आयंस जो ऑपोजिटली चार्ज है, इसी के आयंस, इसके जो ये नेगेटिव है तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है उनका सॉल्यूशन में इसको घेर लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज दैट थिंग क्लियर। एक साइड पे एक मेटल इलेक्ट्रोड और उसी के प्रेजेंट आयंस सॉल्यूशन में, उन दोनों के बीच का जो प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इज दैट थिंग क्लियर। एंड अगर हम आगे प्रोसीड करें, इस बार इस साइड पे समझ के देखें, यहां पे क्या था, सिमिलरली निकल आएगा। यहां पे हमारे पास था कॉपर, इजंट इट, ये कैथोड वाला साइड है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होके आ गए थे, ट्रैवल होने के कारण यहां पे कॉपर +2 आयंस क्या हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं। फाइन। क्या आप मानते हो यहां पे क्या हो गया है, कॉपर +2 आयंस डिपॉजिट हो गए हैं। इसके आजू बाजू कॉपर +2 आयंस
डिपॉजिट हो गए हैं। इज दैट क्लियर? एंड सोल्यूशन में किस चीज की रिचनेस थी? याद करिए, सोल्यूशन में कल किस चीज की रिचनेस थी? सल्फेट आयन की रिचनेस थी। किसकी? सल्फेट आयन की। यानी कि इसके आजू बाजू क्या होगा? SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2। वही डेफिनेशन यहां पे बन गई। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, एंड बाहर क्या है? नेगेटिव। ये बेसिकली किस तरीके से बन गया है? इस तरीके से बन गया है। बीच में क्या है? पॉजिटिव, और बाजू में क्या है? नेगेटिव। समझ आई ये बात? ये इस तरीके से बन गया है। क्लियर? यहां बीच में पॉजिटिव है, जैसे यहां पे बीच में नेगेटिव था, साइड में पॉजिटिव। यहां क्या है? बीच में पॉजिटिव, साइड पे नेगेटिव। इज दैट थिंग क्लियर? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द metal electrode and its ions, the potential difference between the metal electrode and its ions is known as electrode potential। बस थोड़ा सा देखने का फर्क क्या है कि इस केस में यहां पे देखो क्या हुआ था, एनोड वाली साइड हुआ था ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? दो तरीके के हैं। हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड इस साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इज दैट थिंग क्लियर? जो ऑक्सीडेशन वाली साइड पे पोटेंशियल आ रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड जो रिडक्शन वाली साइड पे आ रहा था हम उसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत? तो अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख लेते हैं। हम यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? तो इसे सम अप भी कर लेते हैं, एंड देन उसी के अंदर हम सेल पोटेंशियल भी समझ। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड है जिंक, एंड बाहर क्या है? जिंक प्लस 2 के आयंस। इस मेटल इलेक्ट्रोड एंड इस आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। पर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं यहाँ पे। फाइन, क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं। आप यहाँ पे समझने के लिए समझ सकते हैं। ZnSO4 का सॉल्यूशन है, एंड यहाँ पे किसका था? CuSO4 का। यहाँ सल्फेट के आयंस ने घेरा हुआ है, यहाँ जिंक प्लस 2 के आयंस ने घेरा हुआ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, दो ऑपोजिट चार्ज बॉडीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। दो ऑपोजिट चार्ज बॉडीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीडेशन वाली साइड पे जो पोटेंशियल आया उसे हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड रिडक्शन वाली साइड पे जो आया उसे हमने बोला रिडक्शन पोटेंशियल। अब मुद्दे की बात यह है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या बताता है? ये बताता है हमें टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। किसी भी मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बताता है। फाइन, यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, उतनी ज्यादा आसानी से वो मेटल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। एंड आई थिंक आप ऑक्सीडाइज का मतलब क्लियर है। वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस कर देगा। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? सो ये क्या बताता है? हायर is the value of oxidation potential, more easily it will oxidize। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन मैं आसानी के लिए लिख देता हूं सो दैट आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना आए। जितनी ज्यादा ओपी यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उतना ज्यादा मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये बात याद रखना हमेशा। क्लियर है ना? एंड यहां पे क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल में बड़ी सिंपल सी बात है,
रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या बताता है? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। एंड जितनी ज्यादा वैल्यू आरपी की आएगी यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की आएगी, उतना ज्यादा वो आसानी से क्या हो जाएगा? रिड्यूस। क्योंकि यहां पे क्या होना था? कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा है, और यहां पे क्या हो रहा था? जिंक अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? लूज कर रहा था। जितनी ज्यादा बड़ी इसकी वैल्यू आएगी उतना ज्यादा आसानी से रिड्यूस कर देगा, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी ये उतना ज्यादा आसानी से इसे रिड्यूस कर देगा। इज दैट थिंग क्लियर? तो हायर इज द वैल्यू ऑफ आरपी, मोर इजीली इट कैन रिड्यूस। जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फाइन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितनी ज्यादा आरपी की वैल्यू आएगी रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ज्यादा आसानी से ये अपने आप को क्या कर लेगा? रिड्यूस कर लेगा। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? अब हमारे पास नेक्स्ट मुद्दा आ जाता है फिर, सेल पोटेंशियल क्या है? ठीक है ना? बट बिफोर हम सेल पोटेंशियल लिखें, एक बात ध्यान दीजिए, इसको हम बेसिकली इस तरीके से लिखते हैं, E ऑफ Zn से Zn+2। क्लियर? कैसे लिखते हैं? E ऑफ Zn/Zn+2, सिंगल वर्टिकल लाइन है वो, स्लैश की बजाय सिंगल वर्टिकल लाइन है। E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E मतलब पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। E के पैर में Zn इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2। क्या आपको पता चल रहा है? Zn से Zn+2, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। फाइन, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिख रहा है। कैसे? हमने पहले Zn लिखा है, बाद में Zn+2 लिखा है, इसका मतलब है Zn इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, Zn+2 में चेंज हो रहा है। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। एंड सिमिलरली अगर हम रिडक्शन की बात करें, ये लिखा जाता है E ऑफ कॉपर +2 से E ऑफ कॉपर +2 से कॉपर। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। कोई दिक्कत? कहीं पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये आरपी है या ओपी है, क्लियर है? देख के पता चल जाता है। कैसे? जो भी ई के नीचे चेंज लिखा गया है उसको जज करिए, वो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। इसी बात के लिए हमने पहले लेक्चर में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा है, ताकि अब उसमें कोई दिक्कत ना आए। फाइन, ये देख के बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल बेसिकली क्या है? देखो, इधर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने ऑक्सीडेशन बोल दिया, इधर के जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसे हमने रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया, एंड दोनों साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसे ओवरऑल क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। यानी कि इन दोनों साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो दोनों साइड्स का क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन हाफ एंड द रिडक्शन हाफ इज नोन एज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है? इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। सेल लगा लो, रिडक्शन हाफ सेल। जो इस साइड के पोटेंशियल में और इस साइड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली क्या है? हमारा सेल पोटेंशियल। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोड एक साइड का है एंड सेल ओवरऑल है, हमारे एनोड साइड का और कैथोड साइड का, ऑक्सीडेशन साइड का और रिडक्शन साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। कोई दिक्कत?
इज दैट थिंग क्लियर? सेल पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन भी लिखी जाती है, मैं इसे इरेज कर दूं जरा। सो दूसरी जो लिखी जाती है वो ये है, द ड्राइविंग फोर्स that pushes the electron from anode side to कैथोड साइड। वो ड्राइविंग फोर्स जो एनोड के इलेक्ट्रॉन को लेके कैथोड साइड छोड़ के आता है, द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड साइड टू कैथोड साइड। याद करिए क्या हो रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है। इज दैट थिंग क्लियर? तो वो ड्राइविंग फोर्स जो इधर एनोड साइड से उठा के इसे कैथोड साइड पे लेके जा रहा है इज नोन एज ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई भी दिक्कत, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही क्या बोला जाता है? सेल पोटेंशियल। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर? एंड अगर यही सेल स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन में दिया गया है, यानी कि 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन में, एंड हमारे स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस में दिया गया है, तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बन जाता है। क्लियर? इफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलैरिटी and conditions of if and conditions of 1 bar pressure at a particular temperature, then it is known as standard cell potential, यानी कि ये बन जाएगा E नॉट ऑफ सेल। यहां पे ये क्या था? सिर्फ E ऑफ सेल था। क्लियर? तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने सॉल्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड 1 मोलैरिटी ही लिया है एट 298 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट 1 बार प्रेशर, तो जो आपका सेल पोटेंशियल है अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाएगा, यानी कि E ऑफ सेल बिकम्स E नॉट ऑफ सेल। कोई दिक्कत? क्लियर? लेट्स मूव टू द डिपेंडेंसीज on which the electrode potential depends, and then हम पढ़ेंगे is how electrode potential help us to calculate the cell potential, या फिर how the cell potential is helpful to calculate the electrode potential। कौन किसकी हेल्प करता है इसके ऊपर बात करेंगे। let's have it the dependencies of electrode potential। so electrode potential depends upon the very first is इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड करता है आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। क्लियर? अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को बदल दोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बदल जाएगा। ये बात याद रखना, मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। यार सिंपल सी बात है, इस पे तो करेगा ही यार, बड़ी सिंपल सी बात है। तुम जिंक ले रहे हो कि कॉपर ले रहे हो, दोनों की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है? ऑब्वियसली अलग अलग है। दोनों की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ऑब्वियसली अलग अलग है।
तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल इलेक्ट्रोड कौन सा है, नेचर ऑफ ऑब्वियसली यार। अब यार कौन से इलेक्ट्रोलाइट में ले रहे हो यार बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो कॉपर है और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें कॉपर +1 वाला है कि +2 वाला है, फर्क नहीं पड़ता क्या इस बात से? भाई जिस जो सोल्यूशन लोगे उसी के आयंस के हिसाब से उसे टूटना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, तुम कौन सा सोल्यूशन ले रहे हो। भाई आपको आजू बाजू कॉपर के आयंस को सल्फेट के आयन ने घेरना है या क्लोरीन के आयन ने घेरना है, पूरा ही फर्क पड़ता है। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, क्योंकि उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही तो मेटल ने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है। तो बाहर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है इस बात के ऊपर भी हम पूरा डिपेंड करते हैं। एंड द फोर्थ थिंग जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस, क्योंकि इनको बदल के भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदला जा सकता है, कोई दिक्कत फाइन। एंड अगर हमारी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी है सेम उसी की बात की तरह, एंड ये हमारा 1 बार एंड टेम्परेचर फिक्स हो चुका है स्टैंडर्ड, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के लिए एंड उसके बाहर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर 1 मोलैरिटी का इलेक्ट्रोलाइट along with the pressure temperature fixed conditions, हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस फिक्स कर दी हैं, तब वो बेसिकली क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये किसी भी मेटल के लिए बदलने वाली वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन चारों बातों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन चारों बातों के ऊपर डिपेंड करता है, पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं करता। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, बस कौन सी मेटल है उसका एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कॉपर का अपना है, जिंक का अपना है। क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये बात तो फिक्स है कि मोलैरिटी तो एक ही है, चाहे वो कॉपर है चाहे वो जिंक है। प्रेशर तो एक बार ही है, चाहे वो कॉपर है चाहे वो जिंक है। टेम्परेचर उतना ही है, चाहे वो कॉपर है चाहे वो जिंक है। यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मेटल का कौन से इलेक्ट्रोलाइट के साथ आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो। अदरवाइज दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू। आप एनसीईआरटी में किसी भी बुक में जेई की बुक में, नीट की बुक में, एनसीईआरटी में आप इसका टेबल देख सकते हो, पूरे का पूरा एक टेबल बना हुआ है फाइन, कि भाई किसकी कितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो बेसिकली दो तरीकों से लिखी जाती है। हम ये बात काफी हद तक क्लियर कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट में लिखूंगा। वन इज एसओपी, सेकंड वन इज एसआरपी। फाइन, बाय नॉट वेस्टिंग द टाइम, एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल व्हेन योर solution is 1 molarity, your pressure temperature conditions is fixed, then जो potential difference ऑक्सीडेशन वाली साइड पे आ रहा है उसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। एंड एसआरपी क्या है, when on your reduction side your concentration is 1 molarity, when on your reduction side your concentration is 1 molarity, your pressure temperature condition is fixed, then it is known as SRP। कोई दिक्कत, is that thing clear? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो किस्म का हो गया है, यानी कि इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा E नॉट ऑफ Zn से Zn+2, एंड इसके लिए ये लिखा जाएगा E नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर। अगर मैं उसी इक्वेशन के लिए लिखूंगा, बट एक बात ध्यान रखनी है, कंसंट्रेशन इज 1 मोलैरिटी, कोई दिक्कत, क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नोटेशन। में आपको 2-3 एग्जाम्पलें लेके उसके लिए ये एसओपी एसआरपी कैसे लिखे जाते हैं नोटेट करके दिखाता हूं, देन वी विल मूव टू द सेल पोटेंशियल पार्ट। क्लियर,
लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंट द फॉलोइंग चेंजेस। यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज दिए गए हैं, आपको इन्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, बड़ा सिंपल सा होता है, एक बात का याद रखना, स्टैंडर्ड में करना है। पर पहले तो देखो एक बात समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। एक बात समझ रहे हो, हमने पिछले 2 दिन में बात करी इस टॉपिक के ऊपर कि अगर एक रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखता है ना तो वो हाफ रिएक्शन होता है। क्या है? हाफ रिएक्शन होता है। एंड हाफ रिएक्शन ही तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाता है, क्योंकि अगर पूरा रिएक्शन आ गया तो सेल पोटेंशियल बन जाएगा। अगर पूरा ही आ गया, देखो पूरा मतलब नॉर्थ साइड भी है, कैथोड साइड भी है, दोनों साइड आ गए, फिर तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। यहां पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब ये हाफ रिएक्शन है। फाइन, एंड साफ साफ दिख भी रहा है कि हाफ रिएक्शन है। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे ई नॉट, मैं क्यों ई के साथ और नॉट ले रहा हूं? बिकॉज स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के कारण यहां नॉट आ गया। Zn+2, जो चीज पहले है बाद में जो बन गई, एंड अगर उसकी स्टेट दी गई है तो वो भी मेंशन करनी है। तो ये क्या है? रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? ये है रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? SR। दिस इज हाउ इट इज नोटेटेड। कैसे लिखा जाता है? इस पूरे चेंज को हम इस चैप्टर में कुछ इस तरीके से ही लिख देंगे, डन हो जाएगा। इतना बड़ा लिखने की बजाय सिर्फ ये लिख देंगे। और बल्कि एक बात बताऊं, SRP भी लिखने की जरूरत नहीं है, SRP भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर है ये। वो तो मैंने वैसे ही लिख दिया पहले वाले के लिए। अदरवाइज अगर मेरे को ये इसको लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? ई नॉट ऑफ जिंक से Zn+2 डन। मेरे को नहीं लिखने की जरूरत है कि ये SOP है। हाँ ठीक है, लिखना है तो लिख दो, पर जरूरी नहीं है। फाइन, दिस इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज अंडरस्टूड कि भाई ये क्या है? स्टैंडर्ड है क्योंकि ऊपर नॉट लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन है क्योंकि ये दिख रहा है, पोटेंशियल तो ही। और इस चैप्टर में करना भी क्या है? 1 घंटा पोटेंशियल ही तो निकालना है। क्लियर? तो इसमें आ जाओ, बड़ा कुछ दिया हुआ है। क्लियर? पर हमें पता है ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? -2, एंड यहाँ ऑक्सीजन क्या है? -1। बाकी सारे लोग वैसे ही हैं, आप करके देख लेना। हाइड्रोजन भाई साहब +1 ही है। फर्क किसको पड़ा? ऑक्सीजन को -1 से निकल के -2 हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन। यानी कि ये मेरा क्या है? ई नॉट ऑफ H2O2 से H2O, बस डन। ये मेरा क्या है? SRP नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड इसको कैसे नोटेट करूंगा? आई नो दिस इज Mn इज +7 एंड दिस इज +2। कोई दिक्कत? तो भैया ये मेरे पास क्या आ गया है? MnO4- से Mn+2। कोई दिक्कत? MnO4- बदल के किस में चला गया है? Mn+2 में। साथ ऑक्सीडेशन किस में बदल गया है? 2 में। तो ये क्या है? SOP है, SRP? डेफिनेटली क्या है? SRP। अब मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये दिख रहा है, यहीं से दिख जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? एक और बात का ध्यान रखिए, रिप्रेजेंटेशन में अगर कभी भी स्पेक्टेटर आयन आए, रिप्रेजेंटेशन में कभी भी H वगैरह, ये तो बेसिकली मीडियम बता रहा है, ये तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम बताने के लिए है। इनके अलावा अगर कोई स्पेक्टेटर आयन आएगा, Cl- वगैरह ऐसा कुछ आता है, तो वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्लियर? उसको करेंगे आगे। फाइन, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब भैया हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है ये तो देख लिया। अब मुद्दे की बात है, ये निकाला कैसे जाएगा? सॉल्व, हाउ इट विल बी सॉल्व? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा है या इसकी वैल्यू ज्यादा है? फाइन, अब वैल्यू तो यार देखो निकलनी है टेबल से, पर मुद्दे की बात ये है कि टेबल में भी वैल्यू कैसे आई? हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता है। अब बहुतों के दिमाग में खनक गई बात, यार ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का चैप्टर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जाएगा तो फिर न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
सीधा सीधा अकेला अकेला नहीं निकाला जा सकता। दिस इज द फुल लाइन, यानी कि आप कभी अकेला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, आप अकेला रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। फाइन। सो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल निकालना चाहेंगे, चाहे वो ऑक्सीडेशन का चाहे वो रिडक्शन का, हम उसका सेल बना के निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे। पहले हम सीख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल एंड देन हम देखेंगे क्यों एक इलेक्ट्रोड निकालना मुश्किल है एंड कैसे सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड निकालने में हेल्प कर रहा है। फाइन। क्योंकि अगर सेल पोटेंशियल हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, तो पहले ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है कि सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। क्लियर? तो ये बात तो क्लियर ही है कि सेल पोटेंशियल होता क्या है। सेल पोटेंशियल दोनों साइड के पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस है। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द एनोड साइड एंड द कैथोड साइड। ठीक है ना? इसका थोड़ा सा ना टेक्निकल एस्पेक्ट समझ के देखते हैं। देखो व्हाट इज सेल पोटेंशियल, सोच के टेक्निकली देखो। डेफिनेशन वाइज तो हो गया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। टेक्निकली क्या है? कितनी अच्छे से इधर का इलेक्ट्रॉन मूव होकर उधर चला जाए। क्योंकि जिसका जितना ज्यादा सेल पोटेंशियल आएगा उतना ज्यादा आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन, या उतने ज्यादा या उतना आसानी से, कैसे भी समझ लो, कि हम एक कैजुअल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। ठीक है ना? डेफिनेशन वाइज तो हो गया हमारा, तो कैजुअल लैंग्वेज में समझे कितना आसानी से या कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से मूव होकर उधर जा रहा है, ये हमारा बेसिकली सेल पोटेंशियल है। इजंट इट? तो कब ये आसानी से जाएगा या कब ये ज्यादा चला जाएगा? बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये इधर से इधर ज्यादा तभी जाएगा अगर ये ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा एंड ये ज्यादा अच्छे से रिड्यूस होगा। जितनी ज्यादा टेंडेंसी से ये वाला मेटल ऑक्सीडेशन शो करेगा, मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जितना ज्यादा अच्छे से होगा उतना ही सेल पोटेंशियल ज्यादा आएगा। एंड जितना अच्छे से ये वाला मेटल अपने आप को रिड्यूस करेगा उतना ज्यादा सेल पोटेंशियल आएगा। क्योंकि ये दोनों ही तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सेल पोटेंशियल क्या है? ये अपने आप को कितना अच्छे से ऑक्सीडाइज कर रहा है। फाइन। ये बेसिकली क्या है? मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इजंट इट? एंड ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? या फिर ये कह लो लेफ्ट साइड का ई नॉट है, ये मैं इसको ई ऑफ एल लिख देता हूं और नीचे लिख देता हूं एसओपी, क्योंकि यहां क्या है? ऑक्सीडेशन। एंड ये क्या है? राइट साइड, तो मैं इसको आर लिख लेता हूं। एंड यहां पे क्या है वैल्यू? एस आर की। थोड़ा मेंशन करके रखना पड़ेगा, इजंट इट? फाइन। तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड कितना अच्छे से ऑक्सीडाइज होती है प्लस राइट साइड कितना अच्छे से रिड्यूस होती है। देखो दोबारा सोच लो, लेफ्ट जो है जितना अच्छा एसओपी दिखाएगा उतना ज्यादा सेल पोटेंशियल आएगा। ये रहा एंड ये रहा ई नॉट ऑफ सेल। जितना ज्यादा अच्छे से ये ऑक्सीडाइज होगा उतना ज्यादा सेल पोटेंशियल होगा, एंड जितना ज्यादा ही अच्छे से रिड्यूस होगा राइट साइड उतना ज्यादा एसआर टोटल सेल पोटेंशियल होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन? जितना अच्छे से लेफ्ट साइड ऑक्सीडाइज करेगी प्लस जितना अच्छे से राइट साइड रिड्यूस करेगी।
कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? मैं इसको आपको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए ये भी लिख सकता हूं, सेल पोटेंशियल कितना अच्छे से जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, प्लस कितना अच्छे से कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस। ये हमने सिर्फ इस बात के लिए लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। कितना अच्छे से जिंक यहां पे ऑक्सीडाइज होगा, उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना अच्छे से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, उतना अच्छे से कॉपर +2 यहां डिपॉजिट होगा। जितना ही अच्छा ऑक्सीडेशन होगा, जितना ही अच्छा रिडक्शन होगा, दोनों ही हमें इस बात के लिए फेवर करेंगे कि सेल पोटेंशियल उतना ही अच्छा आएगा। इज दैट थिंग क्लियर? तो सेल पोटेंशियल ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक +2, ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर। कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन वाली साइड का ऑक्सीडेशन मेंशन किया है, रिडक्शन वाली साइड का रिडक्शन। पर एक बात बताऊं, इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना। उल्टा कैसे? अगर मैं इस पूरी चीज को उल्टा दूं, ये वाली चीज को उल्टा दूं, जैसे सेल पोटेंशियल कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एल SRP। देखो, जिस आपकी अगर जितनी वैल्यू प्लस में ऑक्सीडाइज होने की है, उतनी माइनस में रिड्यूस होने की होती है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उल्टा हो जाता है वैल्यू। अगर ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन में लिखोगे तो जो वैल्यू आपकी प्लस में 1 वोल्ट है वो माइनस में 1 वोल्ट हो जाएगी। जो पोटेंशियल आपका प्लस में 2 है वो माइनस में 2 हो जाएगा अगर आप ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन लिखोगे। इसको मैं रिडक्शन ही लिख लेता हूं जैसा है। अब सोचने की बात यह है कि मैंने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों लिखा है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही हमारा स्टैंडर्ड है। फाइन। वैसे अगर आपने काफी अच्छे से रिडॉक्स पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, तो ये चीज पढ़ी हुई होगी। अब याद करिए, हमने पढ़ी हुई है। फाइन। ई नॉट ऑफ एल माइनस में प्लस ई नॉट ऑफ आर, दोनों का SRP। मैंने ऑक्सीडेशन वाले का भी रिडक्शन लिख लिया, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड ये बताता है कि हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल SRP में दिया होता है। क्लियर? तो हमने किस में लिख लिया? SRP में। तो यहां से एक बात क्लियर है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, when both are written in SR, when both are written in SRP, both SRP लैंग्वेज में लिखे जाएंगे तो E नॉट ऑफ R माइनस E नॉट ऑफ L होगा। मतलब राइट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दीजिए, आपके पास सेल पोटेंशियल आ जाएगा। डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। It is the potential difference between anode side and cathode side। कोई दिक्कत? हालांकि हमने डेफिनेशन स्टार्ट कहां से करी है, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन, वही जो EMF की पढ़ी थी ना, क्या था? The driving force that pushes the electron from the anode side to the cathode side। जितना अच्छे से एनोड से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कैथोड साइड, एनोड से कितना अच्छे से चला जाएगा ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताता है। कैथोड में कितना अच्छे से आ जाएगा ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में, लेफ्ट वाली साइड का ऑक्सीडेशन वाली साइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन वाली साइड का रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? पहले हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, देन हम ये बात प्रूव करेंगे कि हाउ इट इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? सो एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने लिया है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला जो हमने अभी अभी सेल पोटेंशियल का बनाया है। सेल पोटेंशियल का न्यूमेरिकल बहुत ही मुश्किल बनाया जा सकता है, बनाएंगे भी, अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आसान न्यूमेरिकल है, उसकी फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल मतलब अब यहाँ पे मोलैरिटी मोलरिटी का कोई झंझट नहीं है, सबकी मोलैरिटी एक है जितने भी सॉल्यूशन। क्लियर? टेम्परेचर दे दिया है स्टैंडर्ड, कोई लफड़ा नहीं है। जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज एंड कॉपर हो रहा है रिड्यूस। मैंने वही एग्जांपल लिया है जिसको हम
2 दिन से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? तो भैया ये भी हमने मतलब समझ रहे हो, मोल्ड कंसेप्ट की अमोनिया की एग्जांपल की तरह हमने ये पेटेंट करा रखी है भाई। तो जिंक +2 से जिंक, पहले एक बात समझिए, जिंक +2 से जिंक क्या दिया हुआ है? SrP। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेल पोटेंशियल के क्वेश्चन में आपका दिमाग इस बात पे जाना चाहिए, आपको चीज SOP गिवन है या SrP। भैया ये हमें SrP गिवन है और ये भी SrP। वाह, दोनों का रिडक्शन हुआ, किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ? नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का आपको रिडक्शन वैल्यू दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों का ही रिडक्शन हुआ है। हम जानबूझ के देते वैल्यू रिडक्शन में है। दोनों ऑक्सीडेशन में भी दिए जा सकते थे, पर केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड रिडक्शन है तो ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको रिडक्शन दिया होता है। एंड जब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव बन जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है जिसका ऑक्सीडेशन हो उसका रिडक्शन वैल्यू दिया हो, जिसका रिडक्शन हो उसका ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हो। आप तो हर किसी को SrP में कन्वर्ट कर लो। उसका रीजन है कि हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं वो सारे SrP वाले। क्लियर? देखो फॉर्मूला किसी में भी बनाया जा सकता है, मैं OP में भी बना सकता हूँ, SrP में भी बना सकता हूँ, दोनों में भी रख सकते हैं। देखो दोनों में भी था, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन प्लस राइट वाले का रिडक्शन, राइट वाले का रिडक्शन माइनस लेफ्ट वाले का रिडक्शन। ऐसे ही लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन माइनस राइट वाले का ऑक्सीडेशन भी फॉर्मूला बन सकता था अगर हम पहले बनाए तो। पर यार इतना सोचने की जरूरत नहीं है ना। एक चीज जो आसानी से करी जा सकती है उसके 3 फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत है? एक ही रख लो ना यार। और एक क्या है? एक है SrP में रख लो क्योंकि वही हमारा स्टैंडर्ड है। क्लियर? तो ये भैया बहुत अच्छी बात है कि दोनों SrP में दिए गए, हमने ही तो दिए, क्या दिक्कत है, सौखा ही है। क्लियर? हम यहाँ पे सिर्फ ये देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे L लिख लो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे R। फाइन। लोन लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन, राइट वाले का रिडक्शन, कोई दिक्कत? बस अब सिंपल सा फॉर्मूला लो, E नॉट ऑफ सेल E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। इसका भी SrP लिखूंगा, इसका भी SrP लिखूंगा। जब लूंगा ही सारे SrP तो लिखूंगा भी SrP ही। एक बात याद रखिए, SrP में कन्वर्ट करना सबसे पहले। क्लियर? राइट वाला कौन है? कॉपर वाले की SrP वैल्यू दे दो भाई, +0.34 माइनस एक था। लेफ्ट पे कौन है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है? इक्वेशन में देखना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है। इक्वेशन में किसकी हुई है? जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। लो जी, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। जिंक का कौन सा वैल्यू चाहिए? SrP। ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए, राइट वाले का रिडक्शन का SrP वैल्यू, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन हुआ है उसका भी SrP वैल्यू, तभी आगे माइनस लगा हुआ है। ये आ गया -0.76, माइनस में था ये, तो ये आ गया है प्लस में 1.10। कोई दिक्कत? एंड वैसे हम ये आगे करेंगे पर आप समझ सकते हैं, अगर ये वैल्यू प्लस में आई है इसका मतलब ये सेल काम कर रहा है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो रही है और हमें बिजली पैदा करके देगी। कोई दिक्कत? क्लियर? आई होप कि आप यहां से E नॉट ऑफ सेल एक बार के लिए कैलकुलेट करना सीख गए हैं। ज्यादा औखा काम नहीं है, हमने ये काम ऑलरेडी क्लास 11th में चैप्टर 8 में किया है। क्लियर? बट स्टिल अगर नहीं भी किया तो भी ये इतना भी मुश्किल नहीं था, हो गया है। आप बड़ा सिंपल से वे से मैं दोबारा बोल देता हूँ, राइट वाला में से लेफ्ट वाला घटाना, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, उसके नीचे चाहे ये भी लिख लिया करो अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हो। अब ढूंढो राइट वाला कौन है, जिसकी रिडक्शन होती है वो राइट वाला होता है, उसकी वैल्यू SrP लिखनी है बस। अब ढूंढो लेफ्ट वाला बंदा कौन है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो लेफ्ट वाला बंदा होता है, पर वैल्यू उसकी भी SrP लिखनी है। वैल्यू को तो हम पहले ही बदल लेंगे, अगर ऑक्सीडेशन में होगी तो RP, एंड देन वी विल कैलकुलेट द E नॉट ऑफ सेल। नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें दिए हुए हैं ना, ये अकेले अकेले नहीं निकल सकते, याद रखना। It is impossible to calculate the individual electrode potential। तो हमने क्या किया, हर वो इलेक्ट्रोड जिसका हम पोटेंशियल निकालना चाहते थे
हमने क्या किया, हमने उसको किसी और के साथ रेफरेंस के साथ मैच करके पूरा सेल बना लिया एंड देन हम कैलकुलेट करते रहे। यानी कि आसान भाषा में समझते हैं, मेरे पास 10 बंदे हैं, 10 के 10 लोगों की मेरे को वेट मेजर करनी है, पर मेरे पास कोई वेइंग मशीन नहीं, मेरे पास कोई वेइंग मशीन नहीं है, ठीक है ना। मेरे को वेट या हाइट इन लोगों का मेजर करना है और मेरे पास कोई या तो मीटर नहीं है जिससे मैं हाइट मेजर कर सकूं, या कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे मैं वेट मेजर कर सकूं। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो सबसे छोटा इंसान था, देखो हाइट में एग्जांपल बताओ, सबसे जो छोटा इंसान था मैंने उसको रेफरेंस ले लिया, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है ना। मैंने एक रेफरेंस रख लिया, कुछ भी लाइक, ठीक है ना, 1 कुछ भी टीएम, सपोज उस बंदे की जितनी हाइट है, ठीक है ना, मतलब 1 बीएम रख लिया, बंदा मीटर, वो जो सबसे छोटा बंदा है उसका एक पर्टिकुलर मीटर डिसाइड कर लिया, क्लियर। अब उसके हिसाब से मैं रेफरेंस लगा रहा हूं कि भाई अब ये बंदा इसके हिसाब से 1.5 बीएम है, ये बंदा इसके हिसाब से 2 बीएम है, वो उससे डबल है हाइट में। मतलब मेरे पास कोई मेजरिंग स्केल नहीं था, पर हमने किसी रेफरेंस के साथ मेजर कर करके वैल्यूज निकाल ली, क्लियर। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है ना यार, हम एटॉमिक मासिस में करते होते हैं, ऑक्सीजन का कार्बन का मास याद करना क्या है, मुश्किल, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम EMU के साथ कंपेयर कर करके बोलते हैं कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, कैल्शियम 40 है। क्या है ये, 40 है क्या, 40 है, कौन सा 40, किसी के रेफरेंस के साथ मिला के 40 बना, ठीक है ना। तो हमने अकेला इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना क्या था, मुश्किल, तो हमने उसे किसी के साथ जोड़ा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा, क्लियर। सो नेक्स्ट इज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेल पोटेंशियल निकाला, ठीक है ना, और सॉरी सेल पोटेंशियल के साथ हमने कैसे उसका एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट किया। देखिए जरा, हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमने किसी को रेफरेंस लिया, रेफरेंस हमने लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, फाइन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है शी। सो शी की हेल्प से, भैया समझ रहे हो ना, शी की हेल्प से हर काम पूरे होते हैं, शी की हेल्प से। शी की हेल्प से हमने क्या निकाला, किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो कि पूरा क्या था, इम्पॉसिबल था, कैसे निकला ये देख लीजिए। और हाइड्रोजन ही क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने बेसिकली क्या मान लिया कि H+ जब इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बन रहा है, तो ये जो E0 है ये बेसिकली हमने क्या ले लिया, 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो हमने इसको मान लिया स्टैंडर्ड, फाइन, हमने हाइड्रोजन के सेल पोटेंशियल को मान लिया 0, क्लियर। एंड अब हम जिस भी मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं हम उसको यहां रखेंगे, जिस भी सेल का हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सॉरी जिस भी इलेक्ट्रॉन का हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ऑफ विच इलेक्ट्रॉन वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, हम उसको एक साइड रख के दूसरी साइड क्या रखेंगे, हाइड्रोजन, क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे ये जिंक क्या हो रहा है, वैसे ही जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होता हुआ यहाँ जा रहा है, ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर है जो हमें रीडिंग दे देगा किसकी, E0 ऑफ सेल की। E0 ऑफ सेल निकाला जा सकता है, देखो एनोड कैथोड दो साइडें हैं, ये एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है। जब रिएक्शन पूरी हो गई तब तो सेल पोटेंशियल निकाला जा ही सकता है, एक साइड का मुश्किल है, जब दोनों साइडें पूरी हैं, इलेक्ट्रॉन एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, तब तो सेल पोटेंशियल निकाला जा ही सकता है। तो ये आ गया भैया गैल्वेनोमीटर, E0 ऑफ सेल आ गया, ये हमने इस साइड रख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे H+ आयन है, वो यहाँ पे जाएंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, फाइन। इलेक्ट्रोड क्यों बदल गया है, क्योंकि जिंक सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकता था, यहाँ हाइड्रोजन का सॉलिड इलेक्ट्रोड कहां से लाएंगे, हाइड्रोजन तो गैस है भाई, ठीक है ना। जब भी कोई एक ऐसी चीज होती है जिसका इलेक्ट्रोलाइट
सॉरी जिसका हाइड्रो मतलब सॉलिड इलेक्ट्रोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम बेसिकली क्या ले लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक कार्बन, प्लेटिनम, ऐसा कुछ ले लेते हैं। क्लियर? तो ये जो H प्लस आयंस है ये यहाँ पे प्लेटिनम के पास जाएंगे और H2 की फॉर्म में, क्लियर, जो भी अपना रिड्यूस होना है ये हो जाएंगे। क्लियर? तो अब मुद्दे की बात क्या है कि यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल क्या है, हमने अभी अभी न्यूमेरिकल इसी बात के लिए किया था, तो कि जाकि हम अब E नॉट ऑफ सेल का रिएक्शन लिख सके। ये क्या है, E नॉट ऑफ R माइनस E नॉट ऑफ L व्हेन बोथ आर रिटन इन SR। क्लियर? तो E नॉट ऑफ सेल, इसको देखो, ये बेसिकली क्या है, E नॉट ऑफ, देखो यहां पे क्या हुआ होगा, जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हुआ होगा, रिड्यूस। मैं आपको मेंशन कर देता हूं, जिंक यहां पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज, एंड हाइड्रोजन क्या हुआ होगा, रिड्यूस। तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, H प्लस आयन H2 माइनस E नॉट ऑफ, जिंक से जिंक प्लस 2 लिखूं या जिंक प्लस 2 से जिंक, जिंक प्लस 2 से, वैसे तो जिंक से जिंक प्लस 2 हुआ है, अब क्या दिक्कत हो गई, अरे भाई ये क्या लिखा है, एसआरपी मेंशन करना है, समझे ना, क्या मेंशन करना है, एसआरपी मेंशन करना है। दिस इज ई नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 से जिंक, ये सेल पोटेंशियल हमें यहां से निकल के आ जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर सेल में दिखाता है एक्सपेरिमेंटली, मैं बात करूं 0.76, कितना दिखाता है, 0.76। ये तो वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन के लिए तो 0 है, माइनस E नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 से जिंक, यानी कि ये क्या बन गया, E नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 से जिंक माइनस 0.76, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं, E नॉट ऑफ जिंक से जिंक प्लस 2 प्लस 0.76, उल्टा तो हो सकते हैं ना, उल्टाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिडक्शन में आ गया था, ये ऑक्सीडेशन में लिख दिया, साइन पलट गया यार, मुद्दे की बात समझिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, कैसे आया, ये आया इसकी हेल्प से। अरे जब E नॉट ऑफ सेल में दो चीजें हैं और एक को हमने रेफरेंसली 0 बना दिया, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू होगी जो E नॉट ऑफ सेल की होगी। इज दैट क्लियर? साइन का ध्यान रखना बस। इज दैट थिंग क्लियर? मतलब सेल पोटेंशियल ने हमें हेल्प किया किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने में, कोई भी दिक्कत, एंड सारे मेटल्स के हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के एक लिस्ट बना दी है, फाइन, जिससे हमें पता चलता है किसकी कितनी टेंडेंसी है, ज्यादा टेंडेंसी है, कम टेंडेंसी है, एंड जिसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इज दैट थिंग क्लियर? क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कोई दिक्कत, फाइन। अपने अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, हाउ दिस पर्टिकुलर सेल, ये जो सेल्स बन रहे हैं, हाउ दे आर नोटेटेड एंड हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, कोई दिक्कत, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। आज के हमने इस लेक्चर में पर्टिकुलरली क्या क्या किया, लेट्स रिकॉल इट फॉर अ व्हाइल। हमने बेसिकली ये समझा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है, टेक्निकली समझा कि इलेक्ट्रोड और बाहर सॉल्यूशन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देन हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल पोटेंशियल है। देन हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नोटेट करना सीखा। देन हमने सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, एंड अब हमने ये देखा कि सेल पोटेंशियल के उस फॉर्मूले ने कैसे हमें हेल्प करी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में, जो कि एक्चुअली में एक इम्पॉसिबल टास्क था, इंडिविजुअली किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। फाइन, सिर्फ ऑक्सीडेशन हिस्से का या सिर्फ रिडक्शन हिस्से का पोटेंशियल निकालना एक बहुत मुश्किल काम है, वो सेल पोटेंशियल ने कैसे हेल्प किया, कोई दिक्कत। फाइन, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।